लोकपाल की व्यवस्था सबसे पहले 1809 में स्कैंडिनेवियन कंट्री में आती है, स्वीडन से। और हमारे देश में 1960 के दशक में एक विधि मंत्री थे जिनका नाम है अशोक कुमार सेन। अब वो नहीं है। अशोक कुमार सेन ने पहली बार भारत में ऑम्बुड्समैन लाने का मत दिया था। तो सीबीआई के बारे में यह बताया गया कि प्रशासनिक नियंत्रण कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का है। सीवीसी पर किसी मंत्रालय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। वो अपना रिपोर्ट सीधे संसद को पेश करता है। और इसका गठन 1986 में 3 समितियां हैं। इन्हीं की सिफारिश पर यह राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का गठन हुआ था। लोकपाल पढ़े होंगे आप लोग। लोकपाल की व्यवस्था सबसे पहले 1809 में स्कैंडिनेवियन कंट्री में आती है, स्वीडन से। ठीक है ना। 1809 में स्वीडन में ऑम्बुड्समैन नाम से लोकपाल की व्यवस्था आती है। और हमारे देश में 1960 के दशक में एक विधि मंत्री थे जिनका नाम है अशोक कुमार सेन। अब वो नहीं है। अशोक कुमार सेन ने पहली बार भारत में ऑम्बुड्समैन लाने का मत दिया था। लेकिन ये लोकपाल शब्द जो है वह एल.एम. सिंघवी के द्वारा दिया गया। किनका नाम बोल रहा हूं? एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मी मल सिंघवी, एल.एम. सिंघवी के द्वारा यह दिया गया 1964 में। लेकिन प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने पहली बार व्यवस्थित रूप से लोकपाल पद के सृजन का विचार रखा था राष्ट्रीय स्तर पर, और राज्य स्तर पर लोकायुक्त का विचार रखा था। लेकिन भारत में यह कभी भी प्रभावशाली नहीं रहा। यह मत प्रभावशाली नहीं रहे। अंततः एक आंदोलन चला देश में, अन्ना हजारे के नेतृत्व में। सभी हंस रहे हैं अन्ना हजारे का नाम लेने पर। भारत में उनको दूसरा गांधी कहा गया था 21वीं सदी का, है ना। और उनके नेतृत्व में एक आंदोलन चला था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ठीक है ना, भारत भ्रष्टाचार के विरुद्ध। तो उस आंदोलन की परिणति यह हुई कि 2013 में हमने लोकपाल भारत में बनाया। और लोकपाल अधिनियम में 2016 में हमने संशोधन भी किया। वो देख लीजिएगा 2016 में संशोधन लिखा हुआ है कि नहीं। अभी तक तो नहीं है। 2016 में संशोधन भी किया गया। क्या संशोधन में हुआ ये आपके सामने रख दूंगा। लोकपाल की नियुक्ति के बारे में एक व्यवस्था की गई कि लोकपाल की नियुक्ति जो होगी वह एक कॉलेजियम के माध्यम से होगी। कॉलेजियम का मतलब वो सर्वोच्च न्यायालय वाला मत समझिएगा। कॉलेजियम का मतलब कि सामूहिक एक दल होगा, एक समिति होगी, उसके माध्यम से लोकपाल की नियुक्ति होगी। और उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश और फिर जो भी एक मनोनीत सदस्य होंगे, एमिनेंट पर्सनालिटी बोला जाता है, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और ये लोग सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जिसका भी नाम लेंगे वो राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, है ना, या कोई एमिनेंट पर्सनालिटी हो जो विधि विज्ञान से संबंधित हो और 25 साल का अनुभव हो, ऐसे लोगों को लोकपाल बनाया जाएगा। तो हमारे देश में जब लोकपाल की व्यवस्था अब है, एक तो यह बता दूं कि अभी तक हमारे देश में लोकपाल ने किसी भी भ्रष्टाचार के मामले पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है, पहली बात। दूसरी बात कि लोकपाल के बारे में जब 2013 में यह कानून बना तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था कि इसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे या
नहीं होंगे, ठीक है ना। अब मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही वो समिति बन रही है जो लोकपाल बनाएगी, ठीक है ना, राष्ट्रपति की सलाह देगी। और प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे कि नहीं, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल बने, ये सब ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये वर्तमान नहीं है, ये थोड़ा गलत हो गया है मेरे हिसाब से। ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर पूर्व न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान नहीं होता है ना। वर्तमान होगा तब तो सूर्यकांत जी लोकपाल। और जितने सदस्य होंगे, कुल 8 सदस्य हैं, उसमें से 50% सदस्य जो हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं के में से होना चाहिए, ये सब दिया होगा। और यहाँ पर देखिए, ये जो यही कॉलेजियम हमारा है ना। अब इस कॉलेजियम के द्वारा इनका काम दिया गया है। इस काम में थोड़ा सा स्पष्टीकरण मुझे नहीं दिखा है। वो स्पष्टीकरण क्या है, सबसे पहले तो यह जान लें कि बाद में दिया है एक बॉक्स बना करके कि प्रधानमंत्री की जांच हो सकती है, ABCD वर्ग के कर्मियों की भी जांच हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन प्रधानमंत्री की जब जांच होगी तो उसमें बहुत सारे मामले जांच से बाहर रहेंगे, ठीक। अब प्रधानमंत्री की अगर जांच मान लो होती भी है कभी, तो परमाणु ऊर्जा बाहर रहेगा, अंतरिक्ष अनुसंधान बाहर रहेगा, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा संबंधी मुद्दे वे बाहर रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मामला जांच प्रक्रिया से बाहर रहेगा, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी मामला, देश की प्रतिरक्षा से संबंधित कोई भी मामला बाहर रहेगा। अब प्रधानमंत्री जिन विषयों से जुड़े हैं वो सारे मामले लगभग बाहर, फिर भी प्रधानमंत्री इनके दायरे में आते हैं। अब समझिएगा, प्रधानमंत्री जब इनके दायरे में आएंगे और बाकी ABCD भी आएंगे, तो इन लोगों की जांच किसके द्वारा होगी? इन लोगों की जांच होगी CBI के द्वारा। कोई भी आदमी कंप्लेन भेज सकता है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत वह कंप्लेन बनता है, तो CBI को लोकपाल निर्देश दे सकता है कि वह 1946 के दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जांच पड़ताल करे। और CBI किसके नेतृत्व में है? तो CBI से जांच पड़ताल ये कराने का अधिकार रखते हैं। और समय सीमा, प्रथम जांच की समय सीमा कितने दिनों की भीतर रखी गई है? 60 दिनों के भीतर रखी गई है। और फिर देखिए कि यहाँ पर एक अभियोजन निर्देशक का मतलब होता है प्रोसिक्यूटर डायरेक्टर। प्रोसिक्यूटर डायरेक्टर का मतलब यह होता है कि वह व्यक्ति जो अपराध को सिद्ध करके दंड दिलाने का प्रयास करे। प्रोसिक्यूटर डायरेक्टर किसको बोलते हैं? वह व्यक्ति जो अपराध को सिद्ध करके दंड दिलाने का प्रयास करे। तो यही व्यक्ति कहां पर जाएगा? विशेष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा प्रोसिक्यूटर डायरेक्टर। कब? जब लोकपाल की संस्था जो है 60 दिनों के भीतर निर्णय ले लेगी कि भ्रष्टाचार का मामला बना या नहीं बना, तो दूसरा विंग काम करेगा। और इसमें जो अभियोजन निर्देशक बोला गया है उसका मतलब जान लीजिए, प्रोसिक्यूटर डायरेक्टर बोलते हैं। प्रोसिक्यूशन का काम कौन करता है? वह व्यक्ति जो अपराध को सिद्ध करा के दंड दिलाने का प्रयास करे न्यायपालिका में, ठीक है ना। तो यहां कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि मामला किससे जुड़ा हुआ है? न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। तो न्यायपालिका के द्वारा
उसको दंड दिलाने का प्रयास लोकपाल के माध्यम से कराया जाएगा। निष्कर्ष क्या इससे निकलेगा बेटा कि लोकपाल को दंड देने की कोई शक्ति नहीं है। वह अपराध सिद्ध कर सकता है, ठीक है, अपराध ज्ञात कर सकता है, ठीक, लेकिन अपराध अगर ज्ञात कर लिया तो उसे कोई दंड देने का अधिकार नहीं है। दंड तो न्यायपालिका ही देगी। इसलिए अगर कोई पूछे आपसे कि भ्रष्टाचार के मामले में क्या लोकपाल और न्यायपालिका समकक्ष हैं, तो नहीं, लोकपाल और न्यायपालिका समकक्ष नहीं है। लोकपाल की संस्था सीबीआई के माध्यम से ही जांच करा करके भ्रष्टाचार का निर्धारण करती है, और अगर भ्रष्टाचार स्थापित हो जाता है प्रथम दृष्टि में 60 दिनों के भीतर, तो जो प्रोसिक्यूशन है, यानी कि जो प्रोसिक्यूटर डायरेक्टर है, जो अभियोजन निर्देशक है, वह न्यायपालिका में अपने दस्तावेजों, जो साक्ष्य उसे प्राप्त हुए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने का या निर्णय देने का प्रयास करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर याद दिला रहा हूँ कि 2016 में क्या हुआ था, एक संशोधन हुआ था। तो 2016 में जो संशोधन हुआ, वह संशोधन 2 कारण से हुआ था। यह बहुत महत्वपूर्ण है मेरी समझ से। 2016 में एक संशोधन हुआ, और उस संशोधन के माध्यम से यह किया गया कि अगर एलओपी नहीं है, उस समय नहीं था, तो अगर एलओपी समझते हैं ना सभी, अगर एलओपी नहीं है तो जो भी विपक्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उस राजनीतिक दल के नेता को कॉलेजियम में शामिल कर लिया जाएगा। एक तो यह बदला गया। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आया, जो लोकपाल अधिनियम 2013 का सेक्शन 44 है। 2013 अधिनियम के सेक्शन 44, उस सेक्शन 44 में एक प्रावधान दिया गया कि जिन लोगों को इस अधिनियम के तहत अपनी संपत्ति की घोषणा करनी है, जिन लोगों को इस अधिनियम के तहत अपनी संपत्ति, अपने एसेट की घोषणा करनी है, उसका विस्तार बताना है, उसके लिए अब कोई समय सीमा नहीं होगी। उसके लिए अब कोई समय सीमा नहीं होगी, यानी सरकार तय करेगी कि कब बताना है और कब नहीं बताना है। ठीक है ना। तो परिणाम क्या हुआ कि कोई निर्धारित समय नहीं है कि 10 दिन या 15 दिन या 60 दिन या 40 दिन के भीतर आप कोई जानकारी दें। वह भारत सरकार तय करेगी कि आपको जानकारी देनी है तो कब देनी है और कितने दिनों के भीतर देनी है। ठीक है। जब दूसरा प्रशासनिक सुधार आया, वो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग आया, वह भी इसमें शायद नहीं है। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग आया तो दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि लोकपाल विधेयक जब भी आएगा या लोकपाल जब भी बनेगा, तो उस लोकपाल विधेयक में या लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री को शामिल नहीं करना चाहिए। इसमें किसको नहीं शामिल करना चाहिए? प्रधानमंत्री को शामिल नहीं करना चाहिए। अब मान लो कि कभी आपसे पूछा गया कि लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री को शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि, आता है ना रीजनिंग एसर्शन का क्वेश्चन, तो पूछ दिया क्योंकि। तो क्योंकि का क्या मतलब है? क्योंकि भारतीय संविधान के तहत तो प्रधानमंत्री या तो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं या सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो प्रधानमंत्री लोकपाल के प्रति कैसे जवाबदेह होगा? समझ रहे हैं? तो तर्क यहां पर क्या दिया गया है कि प्रधानमंत्री तो 2 ही के प्रति जवाबदेह होते हैं संविधान के अनुसार। पहला, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो लोकपाल के प्रति जवाबदेही की कोई व्यवस्था नहीं। और दूसरा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि लोकपाल की संस्था को संवैधानिक दर्जा दो। बहुत इंपॉर्टेंट है।
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि लोकपाल की संस्था को क्या दर्जा दो? संवैधानिक दर्जा दो। अभी क्या है? संविधिक दर्जा है। अभी कौन सा दर्जा है? संविधिक दर्जा है। और क्या दर्जा देने को बोला गया द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में? कि इसको संवैधानिक दर्जा दो। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है ना। अब अगला टॉपिक आपके लिए यहां पर दिया गया है सीबीआई। और सीबीआई के बारे में कुछ तथ्य हैं। संथानम कमेटी की सिफारिश आई थी, है ना। और 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई, 64 में सीबीसी की स्थापना हुई। साथ साथ याद रखिएगा, सीबीआई की स्थापना 63 में और सीबीसी की स्थापना, सीबीसी क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसकी स्थापना की गई 1964 में। ठीक है ना। सीबीआई जो है एक जांच संस्था है और सीबीसी सतर्कता संस्था है, जिसको अंग्रेजी में वॉचडॉग कहते हैं। ठीक है ना। तो सीबीआई के बारे में यह बताया गया कि प्रशासनिक नियंत्रण कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का है। ठीक है। सीबीसी पर किसी मंत्रालय का कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो अपना रिपोर्ट सीधे संसद को पेश करता है। फिर बताया गया यह गैर संविधिक और गैर संवैधानिक। गैर का मतलब असंवैधानिक मत समझिएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। गैर संविधिक का मतलब होता है ऐसी कोई भी संस्था जो कार्यपालिका के आदेश से बनाई गई। ठीक है ना। नोट करना हो नोट कर लीजिए। ऐसी कोई भी संस्था जो कार्यपालिका के आदेश से या भारत सरकार के संकल्प से, कार्यपालिका के आदेश से या भारत सरकार के संकल्प से या मंत्रिमंडल के निर्णय से, तीनों एक ही है, गठित की जाती हो, तो वैसी संस्था को क्या बोलते हैं? गैर संवैधानिक गैर संविधिक संस्था कहते हैं। और यह जो संस्था है यह भारत में इंटरपोल को प्रतिनिधित्व देती है। यानी दुनिया में अगर कोई भी अपराधी खोजा जा रहा है ना, और उसके बारे में नोटिस जारी किया गया है, वारंट जारी किया गया है, तो भारत में वो अगर है तो उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? सीबीआई को दी गई है। ठीक है। अब सीबीआई का काम एनआईए से अलग होता है। एनआईए का काम शुद्धतः आतंकवाद से संबंधित है। सीबीआई का काम मिश्रित है, आर्थिक अपराध से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, सामान्य अपराध से भी जुड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार से भी जुड़ा हुआ है। और यहां पर लिखा हुआ है कि इसका जो आदर्श वाक्य है, इसका जो मोटो है, यह उद्यम, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा है। ठीक है ना। उद्यम, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। लेकिन थोड़ा सा इसमें और बदलाव कीजिएगा कि ये जो उद्यम है, निष्पक्षता है, सत्यनिष्ठा है, इसका मकसद यह है कि यह सीबीआई देश के संविधान और विधि की रक्षा करने के लिए है। देश के संविधान और विधि की रक्षा करने, इसका जो मेन मोटो होता है वह यह है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ थ्रू इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन। ये पूरा है कि भारत के संविधान और विधि की रक्षा करना। कैसे? उद्यम, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ अन्वेषण के माध्यम से। ये पूरा है। ठीक है ना। क्या जोड़ना था? कि संविधान और विधि की रक्षा करना, ये इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। और विजन क्या है? भ्रष्टाचार का मुकाबला करना, आर्थिक हिंसक अपराधों पर अंकुश लगाना,
साइबर उच्च तकनीक अपराधों से निपटना, यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा और वह यह कहा गया कि इसका विजन यह है कि बी रेडी, यानी हमेशा तैयार रहें, हमेशा तैयार रहें, हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखें। और प्रिपेयर इस काम के लिए रखना है कि ये काम हमारा हो सके। अपने आप को कैसे तैयार रखना है? 24 घंटे अपने आप को तैयार रखना है। अंग्रेजी में बोला जाता है बी रेडीनेस, यानी अपने आप को हमेशा तैयार रखना है और अपने आप को इस तरह से तैयार रखो कि इन कामों को कर सको। अब आप पूछ सकते हैं या यूपीएससी पूछ सकता है कि तैयार होने का क्या मतलब है? तो तैयार होने का मतलब है कि आप प्रोफेशनली हमेशा तैयार रहिए। तैयार होने का मतलब यह है कि पारदर्शिता के लिए तैयार रहिए। तैयार होने का मतलब यह है कि जिस वक्त आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, रोज नई नई प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, तो अपने जांच पड़ताल में निरंतर नए तकनीकों का इस्तेमाल कीजिए ताकि एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन हो सके। ठीक है ना, सटीक जांच पड़ताल हो सके, ये आपका विजन है। ठीक है ना। अब इसमें आईजीपी रैंक, ये निर्देशक जो हैं ये आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक के होते हैं और इनकी जो नियुक्ति होती है ये भारत के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, इनके साथ मिलकर होती है। और ये चर्चा में अभी क्यों आया? क्योंकि भारत सरकार सहमति नहीं बना पाई कि किसकी नियुक्ति हो, इसलिए ये मामला आया है कि भारत सरकार नियुक्ति के लिए, किसकी नियुक्ति? निर्देशक की नियुक्ति के लिए मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में आम सहमति नहीं हो पाई। ठीक, इसलिए ये चर्चा में आ गई। अब इसका जो दूसरा पहलू है जो यहाँ पर नहीं लिखा है ठीक से, वह यह है कि इसमें सीबीआई 1946 के दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार काम करती है, दिल्ली स्पेशल पुलिस की। इसमें 2 धाराएं हैं, 5 और 6। धारा 5 जो है वह संघ सरकार को इजाजत देगा कि सीबीआई के दायरे को जहां तक वह चाहे उतना विस्तार कर दे। किसके तहत होगा? धारा 5 के तहत होगा। लेकिन धारा 6 में क्या दिया हुआ है कि जब तक राज्य से अनुमति नहीं मिलेगी सीबीआई राज्य में प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है ना। तो 5 और 6 ये दोनों के संघर्ष से किसकी समस्या उत्पन्न होती है? संघवाद की समस्या उत्पन्न होती है। ये ध्यान रखिएगा, पीटी में पूछा जा सकता है कि सीबीआई संघवाद का विरोध कैसे करती है। तो वहां से यह मामला बनता है कि 5 और 6 के बीच में क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है। ठीक है ना। क्या संघर्ष हो रहा है? 5 में क्या बोला गया कि संघ की सरकार विस्तार कर सकती है और 6 में क्या बोला गया है? राज्य की सहमति आवश्यक है। अब यहां पर राज्य की जो सहमति है इसको भी 2 भाग में बांटा जाता है। पहला यह है सामान्य सहमति, दूसरा है विशेष सहमति। सामान्य सहमति क्या होता है कि एक बार राज्य ने कहा कि ठीक है, जो भी सीबीआई का क्षेत्राधिकार है, अगर वहां पर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह राज्य में आकर के जांच पड़ताल कर ले। और एक दूसरा होता है कि राज्य में अगर कोई घटना घटित हुई है और उसकी जांच सीबीआई के माध्यम से कराई जानी चाहिए, मांग उठ रही है, जैसे हाथरस का मुद्दा हुआ या ये सब का, तो जांच के लिए तब राज्य की सरकार विशेष तौर पर निवेदन करती है। तो 2 तरह की स्वीकृति हो गई, एक सामान्य स्वीकृति और एक विशेष स्वीकृति। ठीक है ना। अब यह मानकर चला गया कि जो सामान्य स्वीकृति है वह एक बार दे दी गई तो हमेशा के लिए दे दी गई। लेकिन भारत में कुछ राज्यों ने, इनकी संख्या 8-9 थी, उन राज्यों ने सीबीआई को अपने राज्य में आने से रोक दिया। तब एक और समस्या उत्पन्न हो गई और वहां पर जो समस्या उत्पन्न हुई उसमें 1994 का
सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है कि अगर जांच पड़ताल पहले से चल रही है, अगर जांच पड़ताल पहले से चल रही है और राज्य की सरकार ने उस दौरान कोई निर्णय ले लिया कि सीबीआई ना आए, तो पहले से चल रही जांच पड़ताल पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? पहले से चल रही जांच पड़ताल पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस चीज का? राज्य के द्वारा सीबीआई को प्रतिबंधित करने पर। ठीक। साथ में यह भी निर्णय आया कि अगर मान लीजिए कि मामला बिहार का है और व्यक्ति उत्तर प्रदेश में बैठा है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीबीआई को आने से रोक दिया, तो चूंकि मामला बिहार का है इसलिए सीबीआई उत्तर प्रदेश आ सकती है, क्योंकि मामला कहाँ का है? बिहार का है। तो व्यक्ति चूंकि उत्तर प्रदेश में बैठा है तो वहां पर वह जा सकती, लेकिन अगर मामला उत्तर प्रदेश का होता तब समस्या उत्पन्न हो सकती थी। ठीक है ना? तो सीबीआई एक तरह से इस तरह से जांच पड़ताल की संस्था है, और यहाँ पर दिया गया है बच्चों से संबंधित मामला है। और बच्चों का जब आया मामला तो मैं एक बार फिर से याद करा दूं कि आजकल दिल्ली में तो इनका होगा, और आजकल ये सब हो रहा है, और होने का कारण बहुत साफ सुथरा है। अब धीरे धीरे ये सब हो रहा है। आपको लूटा जाएगा, गलत मत समझिएगा, आपको लूटा जाएगा ताकि आपकी किडनी बेची जाए। समझ रहे हैं? अब ये सब काम शुरू हो रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है, तो अब ये सब अपराध बढ़ रहा है। ठीक है ना? ये कोई तथाकथित दुष्कर्म के लिए ये सब नहीं हो रहा है, अब इसका दूसरा डायमेंशन है, और इस तरह से हो रहा है। कल भी 17 गए हैं दिल्ली से। हाँ, अब उसको क्या देख रही है? वो थोड़ी ले गई है, ऐसे क्यों देख रही है उसको? ऐसा नहीं है कि जिसकी लंबाई ज्यादा है वही ले जा रहा है, जिसकी छोटी है वो भी ले जा सकते हैं। हाँ, बताओ, खतरनाक बच्ची है। हाँ, लगातार उसी को देख रही है, लग रहा है कि पकड़वा देगी इसे। हाँ, तो ऐसे काम नहीं करना है। हाँ, वो कह रही है मारूंगी क्लास के बाद तुमको। अब वो आधा टेंशन में होगी कि सुन भी लिया। अब मान लो कि जिस पर डाउट है वो बोल दे कि मारूंगी, तो और पुख्ता हो जाएगा कि अच्छा, इसकी प्रकृति ही इसी तरह की है। ध्यान रखना। तो सीबीआई क्लियर हो गया। अब है संघ लोक सेवा आयोग, 100 साल पूरे हुए हैं, है ना? कल भी मैं बोला था हमारे यहाँ साल पूरा होना बहुत ध्यान में रखते हैं हम लोग। 100 साल पूरा हुआ है। किसको? संघ लोक सेवा आयोग को। 1925 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी, और साल भर इसका पूरा हुआ। 315 से 323 के बीच में प्रावधान दिए गए हैं। यहां पर जो प्रावधान दिया गया, मैं समझता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग 100 साल पूरा किया, यह एक मुद्दा होगा, यह एक जानकारी होगी कि 100 साल पूरा हुआ। 1925 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी, है ना? और यह 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था। 1935 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ, 1919 के अधिनियम के तहत यह हुआ था। कुछ बुनियादी बातें आपको यहाँ पर जाननी है, यहाँ जो दिया हुआ है वह भी जानना है ना? लेकिन कुछ बुनियादी बातें आपको जाननी है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से संबंधित है। और
उसमें एक आध अनुच्छेद और भी मैं जोड़ देता हूं। अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 311। हाँ, एक दूसरे का देखा देखी करके मत लिखिए, अपना मन करे तो लिखिए, नहीं मन करे मत लिखिए। अनुच्छेद, हाँ कोई देख रहा है कि अच्छा वो लिख रहा है, हम भी लिखें। अनुच्छेद 311 में यह बताया गया कि जो भी नियुक्तियां होंगी, ठीक है ना, नियुक्तिकर्ता के अलावा और कोई उसको हटा नहीं सकता है। लेकिन यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि नियुक्ति जिसकी भी हुई हो, अगर वह कोई गलत काम किया है, भ्रष्टाचार इत्यादि, तो जांच पड़ताल के लिए नियोक्ता से पूछने की आवश्यकता नहीं है, परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उसकी जांच पड़ताल हो सकती है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है, ठीक है ना। एक व्याख्या हो रही थी कि जिसकी नियुक्ति जिसके द्वारा हुई है, जब तक वह इजाजत नहीं देता तब तक कोई जांच पड़ताल। अब सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि जांच पड़ताल के लिए किसी तरह से परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और संबंधित संस्था अपने प्रावधानों के तहत जांच पड़ताल कर सकती है, ठीक है ना। एक दूसरी बात यह समझिएगा कि हमारे देश में जो भी नियुक्तियां होती हैं अखिल भारतीय सेवा या केंद्रीय सेवा के रूप में, वहां पर आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है ना, वहां पर आरक्षण की व्यवस्था है। और आरक्षण की व्यवस्था भारत सरकार करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320(3), अनुच्छेद 320(3), 320(4), ये अति महत्वपूर्ण होंगे मेरी समझ से इस साल के लिए। 320(3) में यूपीएससी को एक परामर्शदायी संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 320(3) में यूपीएससी को परामर्शदायी संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। और 320(4) में यह लिखा हुआ है कि अगर 16(4), यहां आरक्षण है, 16(4) के संबंध में भारत सरकार कोई निर्णय लेती है और यूपीएससी से सलाह नहीं लेती है, तो इस आधार पर कोई न्यायपालिका जाने का अधिकार नहीं रखता है। समझ गए? क्लियर हुआ? लिख रहे हो कि समझ रहे हो? हम डिक्टेट कराएंगे तब तो हो गया मेरा। हमने कहा अनुच्छेद 320(4) में यह बताया गया कि अगर भारत सरकार अनुच्छेद 16(4) पर कोई निर्णय ले रही है और उस निर्णय के लिए के संदर्भ में अगर यूपीएससी से सलाह नहीं कर रही है, तो इस आधार पर कोई न्यायपालिका जाने की इजाजत नहीं है ना। मैंने आप यह दावा नहीं कर सकते कि भारत सरकार का निर्णय गलत है क्योंकि उसने यूपीएससी से कोई परामर्श नहीं किया है, ऐसा नहीं होगा। बात क्लियर हुई? इसके अलावा अगर भारत की सरकार को यूपीएससी का कार्य क्षेत्र बढ़ाना है, अगर भारत की सरकार को यूपीएससी का कार्य क्षेत्र बढ़ाना है, तो इसके लिए व्यवस्था यह दी गई है कि संसद को कानून बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ परिवर्तन लाना है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही इस तरह का किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को न्यूनतम 14 दिन पहले जानकारी देंगे, ठीक है ना। तो एक कानून के माध्यम से होगा और एक किसके द्वारा हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएगा।
ठीक है ना। तो संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था होने के बावजूद वह कोई निर्णायक शक्ति लेकर काम नहीं करती है। उसके बाद सारी व्यवस्थाएं तथ्यात्मक हैं। जैसे संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या का कोई निर्धारण नहीं है। जितने सदस्य होंगे उनमें से 50% के पास 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, लेकिन किस स्तर का अनुभव होना चाहिए यह नहीं बताया गया है। बचे हुए लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि वे कौन होंगे। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ठीक है ना। और हटाने की व्यवस्था क्या है? सर्वोच्च न्यायालय से जांच पड़ताल। कभी आप लोगों को बताया गया होगा, जो नए बैठे हैं वो भी जान सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जब जांच पड़ताल करके अपना सुझाव देती है तो वह सुझाव अनुच्छेद 145 के तहत आता है। जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति को सुझाव दिया जाता है कि हटाया जाने, लिखा हुआ है ना सर्वोच्च न्यायालय को, तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय जब सलाह देगी, बाध्यकारी सलाह है, तो वह सलाह किससे संबंधित होगी? अनुच्छेद 145 से। 143 में सलाह बाध्यकारी नहीं होती, 145 वाली सलाह बाध्यकारी होती है। उसके बाद यह लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 323 के तहत वह वार्षिक रिपोर्ट देता है ना। अब आता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। यही ब्यूरो ऐसा है जो अभी तक कोशिश किया है कि हम तथ्य बता दें, है ना। चाहे वह हेट स्पीच के मामले में हो, चाहे सेडिशन के मामले में हो, अनुच्छेद 19 पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो चाहे वह घृणास्पद वक्तव्य का मामला हो, चाहे वह राजद्रोह से संबंधित मामला हो, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो ने, अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने जानकारी दी है। और इसका गठन 1986 में, ये थोड़ा पढ़ने में आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन गठन हुआ है कब? यहाँ खत्म, ठीक है। ये सिफारिश है इधर, ठीक, ऐसा समझा जाएगा क्या? ऐसा मत समझिएगा। अब क्यों ऐसा बोला? क्योंकि जब ये ब्रैकेट है तो टंडन समिति 1986 की है, ठीक है, तो उसी में होना चाहिए था। तो खैर कोई बात नहीं, टंडन समिति 1986 की है और बाकी तो सब सही है। 3 समितियां हैं, इन्हीं की सिफारिश पर ये राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का गठन हुआ था। और ये राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हाल में चर्चा में क्यों आया है? यहाँ पर देखो, यह हमें बताया गया है कि इसका काम क्या है। डेटा रिपोजिटरी का, यानी कि आंकड़ा संग्रहण का काम करना है। राष्ट्रीय अभिलेखागार जो आंकड़ा संग्रहण है उसका रिकॉर्ड रखना है लेखागार के रूप में। और समन्वय प्रकाशन का काम है। हाल में जो ये मुद्दा आया है वो ये है कि इसने कुछ रिपोर्ट जो प्रकाशित की है, वह रिपोर्ट कहती है कि भारत में 7.2% के दर से अपराध बढ़ा है। भारत में 7.2% के रेट से अपराध बढ़ा है, ठीक है ना। और साइबर अपराध बढ़ा है 31.2% के रेट से। साइबर अपराध बढ़ा है 31.2% के आधार पर। कितना? 31.2% के रेट से साइबर अपराध बढ़ा है। और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध बढ़ा है वह 9.21% है। बच्चों के विरुद्ध जो अपराध बढ़ा है वह है 9.2% के आसपास।
और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध जो अपराध बढ़ा है वह बढ़ा है 28.8%। वह कितना है? 28.8% के रफ्तार से ये सब बढ़ा है। ठीक है ना? तो कुछ प्रतिशत जान लीजिएगा कि सबसे ज्यादा किसमें बढ़ा है? साइबर में, है ना? अगर कल पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा किसमें बढ़ा है एनसीआरबी के अनुसार, तो सबसे ज्यादा बढ़ा है साइबर क्राइम में, और उससे कम बढ़ा है अनुसूचित जातियों, माफ कीजिए, जनजातियों को लेकर के, है ना? और उसके बाद बढ़ा है किसका? बच्चों का। और औसत क्या है? ठीक, तो ये जानकारी आपके पास एक तथ्य की होनी चाहिए। और दूसरी जानकारी आप नोट कर सकते हैं कि एनसीआरबी ने 2 पोर्टल जारी किया है। एनसीआरबी ने 2 पोर्टल जारी किया है, और ये जो 2 पोर्टल जारी किए गए हैं, ये पोर्टल क्या हैं? पहला पोर्टल है जिसको कहते हैं साई ट्रेन, CY साई और फिर ट्रेन। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? साई ट्रेन। तो साई ट्रेन का मकसद यह है, मतलब यह है, साई ट्रेन किसको कहते हैं? CY साई, उसके बाद ट्रेन। तो ये जो पोर्टल जारी किया गया है, इसके माध्यम से एनसीआरबी जितने भी हिस्सेदार हैं, स्टेक होल्डर हैं, हिस्साधारक हैं, उन लोगों को ई अभिशासन के माध्यम से, प्रशिक्षण दिया जाना है। लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो। साइबर ट्रेन, CY साइबर और ट्रेन, यह एक नया पोर्टल है जिसके माध्यम से एनसीआरबी जो भी स्टेक होल्डर हैं उनको प्रशिक्षण देगी। किस तरह का प्रशिक्षण? जो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करते हों, जो अन्वेषण में, जांच पड़ताल में सहयोग देते हों, उन लोगों को इसके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उसके बाद एक और ऐप पोर्टल जारी किया, नोट कर लें। वह पोर्टल है ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। अब ये क्या होता है कि आप अगर कोई अपराध देखते हैं, खास करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी की तरह का कोई अपराध है, आप ऐसा अपराध देखते हैं और आपको कोई वीडियो मिल जाता है, तो आप इस पोर्टल के माध्यम से वीडियो अपलोड करके किसको भेज सकते हैं? एनसीआरबी को भेज सकते हैं। और ये पोर्टल, ये जो आप भेजोगे, ये एक पुख्ता दस्तावेज होगा कि अपराध हुआ है। ठीक है ना? तो देश के सामान्य नागरिक, जनता जो हैं, वह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कोई भी अगर सबूत उनके पास होता है तो उसकी वीडियो अपलोड कर सकते हैं और उसे तथ्य के रूप में मान करके एनसीआरबी अपनी कार्रवाई कर सकता है। तो 2 पोर्टल हुआ, एक को कहते हैं साई ट्रेन और दूसरे को कहते हैं, ठीक है ना? अब अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है भारत में जेल प्रशासन। भारत में जेल प्रशासन। चलिए, अब जेल प्रशासन का क्या है? लिखा हुआ है 7वीं अनुसूची, प्रविष्टि संख्या 4, राज्य सूची का विषय है। ठीक है? केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय दोनों को मार्गदर्शन देता है। 2023 में एक मार्गदर्शिका आई, उसका पालन करना है। 1900 में कैदी अधिनियम बना, ये सब दिया गया। अब यहाँ जो मामला है, यहाँ केवल 2 केस दिए गए हैं। आपको बता दूं
कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 में जेलों को कुछ विशेष मार्गदर्शन दिया, गाइडलाइन पेश किया, बहुत गंभीर गंभीर गाइडलाइन है। गाइडलाइन पेश करके बताया कि जेल के भीतर जो कैदी हैं उनको जाति के आधार पर काम नहीं दोगे। पहला, जेल के भीतर जाति के आधार पर काम नहीं दोगे और जेल के भीतर जाति के आधार पर रहने की व्यवस्था नहीं होगी। समझ गए? ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश हैं। किसने दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने, कि जेल में जाति के आधार पर, पहला निर्देश है, जेल में जाति के आधार पर कोई भी काम नहीं दिया जाएगा, और दूसरा कि जाति के आधार पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। तीसरा कि जो डी नोटिफाइड ट्राइब है, ट्राइब पढ़े हैं आप लोग? सामाजिक मुद्दे वगैरह पढ़े होंगे ना? अच्छा, कोई बात नहीं। डी नोटिफाइड ट्राइब होते हैं जिनको अधिसूचित अभी नहीं किया गया है, तो उनको मानकर चलते हैं खूंखार हैं या अपराधी हैं। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि जो डी नोटिफाइड ट्राइब हैं, यानी जो गैर अधिसूचित जनजातियां हैं, अगर वो जेल में हैं तो केवल इस आधार पर कि वो गैर अनुसूचित हैं उनको अपराधी, आदतन अपराधी नहीं मानोगे। बात क्लियर कर पाया? क्या तीसरा निर्देश है कि डी नोटिफाइड जो जनजातियां हैं जिनको अधिसूचित नहीं किया गया है, अगर उनमें से कोई जेल में है तो केवल इस आधार पर कि वे डी नोटिफाइड ग्रुप के हैं, आप उनको आदतन अपराधी घोषित नहीं करोगे या इस तरह का कोई भी व्यवहार उनके साथ नहीं करोगे। ठीक है? इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 14, 15 लिख लीजिए, अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन किसी भी आधार पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन किसी भी आधार पर नहीं होना चाहिए तथा अर्नेश कुमार गाइडलाइन, नाम सुने होंगे आप लोग, अर्नेश कुमार गाइडलाइन 2014, अर्नेश कुमार गाइडलाइन 2014 और अमानुतुल्लाह खान बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, अमानुतुल्लाह खान बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली 2024 की मार्गदर्शिका का पालन किया जाए। 2024 की मार्गदर्शिका का पालन किया जाए। ठीक है ना? क्लियर हुआ? अब इसमें एक अवधारणा और है जो मैं चाहता हूं कि चर्चा कर लूं। क्या है ये? खुली जेल। खुला जेल क्या है? इसमें कोई नज़दीकी पर्यवेक्षण नहीं होता। ठीक है ना? और भारत में खुली जेल की व्यवस्था सबसे पहले कहाँ आई? हाँ बोलो। 1949 में लखनऊ में, और लखनऊ उत्तर प्रदेश में अभी तक। तो 1949 में लखनऊ में खुली जेल की व्यवस्था आई आज़ाद भारत में। और खुला जेल इसलिए है, लिखा हुआ है यहाँ पर, भीड़ भाड़ को कम करना, दबाव कम करना। और खुला जेल इसलिए है कि भारत में 70% के आसपास तो अंडर ट्रायल हैं, तो इनको खुले जेल में रखा जाए जहाँ बहुत ज़्यादा बंधन न हो, है ना? और इसकी जो खासियत है, मूल खासियत, कि ये रोजगार करते रहें।
सुबह में ये चले जाएं, रोजगार करके फिर वापस आ जाएं, इस तरह की व्यवस्था। लेकिन हाँ, लेकिन जहाँ के लोगों का डीएनए ही खराब हो, जैसे ही मैं बोला कि खुली जेल में लोग नौकरी करने जाएं और वापस आएं, तो ये जो हैं महापुरुष, ये सामने 3-4 कलम के साथ बैठे हैं, सबसे पहले इन्हीं के चेहरे पर आया कि कौन लौटेगा, है ना। तो ये प्रदर्शित करता है कि भारत में खुला जेल का जो तौर तरीका है वह लोकप्रिय नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि जो जाएगा वो फिर वापस आ जाए, इसकी संभावना कम है। हाँ हाँ, क्योंकि चला जाए। तो खैर, तो खुले जेल का मतलब बस इतना समझ लीजिएगा कि कम सुरक्षा वाले घेरे में लोगों को रखा जाएगा ताकि उनके मानवाधिकार का कोई उल्लंघन न हो और कानून के दायरे में वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन कर सकें। भारत में सबसे पहले लखनऊ में 1949 में यह आया था, ठीक है ना। अब 2-3 केस यहाँ पर बताए गए हैं, वो केस आप पढ़ लेंगे। साथ में यह ध्यान रखिएगा, जो आपको लिखवा भी रहा हूं, कि भारत में जेल सुधार को लेकर 3 बड़े बड़े सुझाव दिए गए हैं। नोट कर लीजिए सीधे सीधे तथ्य के रूप में, 3 बड़े बड़े सुझाव दिए गए हैं। उनमें से सबसे पहला था 1983 में मुल्ला कमेटी, नाम केवल बता रहा हूं आपको, मुल्ला कमेटी 1983, हाँ होगा कहीं ना कहीं, मुल्ला कमेटी 1983, ठीक है ना। दूसरा कृष्णा अय्यर कमेटी, कृष्णा अय्यर कमेटी 1987, और अमिताभ रॉय पैनल 2018, अमिताभ रॉय पैनल 2018, ठीक है। तो ये तीनों भी अलग अलग समयों में सुझाव दिए हैं ताकि न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार हमारे देश में किया जा सके। और वह जो सुझाव है उसमें 1-2 सुझाव इस तरह के हैं कि उनका भोजन एक मानक स्तर का हो और जो कपड़े उनको कैदी के रूप में दिए जाते हैं वे भी एक मानक स्तर के हों, अर्थात उनके मानवाधिकार का किसी तरह से कोई उल्लंघन न हो, ठीक है ना। तो ये कुछ समितियां हैं, उन समितियों के बारे में जान लें। 3 मेनली, पहला कौन सा है, मुल्ला, दूसरा है कृष्णा अय्यर और दोनों न्यायमूर्ति हैं, और तीसरा है अमिताभ रॉय पैनल जो 2018 का है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो अभी बताया सर्वोच्च न्यायालय ने जो मार्गदर्शिका दी, जिस मार्गदर्शिका में 2 केस का उल्लेख किया, एक अरनेश कुमार का और दूसरा अमानतुल्लाह खान का जो 2024 का है, ठीक है ना। उसके अनुसार राज्यों को काम करना है। और आपातकाल के लिए एक कठोर जो टिप्पणी की थी सर्वोच्च न्यायालय ने वह यह कि देश में बहुत ऐसे राज्य हैं जहां के जेल मैनुअल भारतीय संविधान की भावनाओं का उल्लंघन करते हैं। भारत में बहुत ऐसे राज्य हैं जहां के जेल मैनुअल, आपको मालूम होगा कि जेल किसके हाथ में है, राज्य के हाथ में है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में टिप्पणी की थी कि भारत में बहुत ऐसे जेल हैं राज्यों में जो संविधान की भावनाओं का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें बताई गई कि अनुच्छेद 14, 17, 21, ठीक है ना, 23, इन सभी का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। 23 में क्या है, बेगार काम, बंधुआ मजदूरी का काम, तो इस तरह का कोई भी काम स्वीकार्य नहीं होगा।